दिनांक 11/6/2024 को मैं पुनः आप लोगों की तरफ मुखातिब हो रहा हूँ और तब तक केंद्र की नई सरकार और उनका मंत्रिमंडल कार्य करना शुरू कर दिया है और जो नई सरकार बनी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा को अपने बूते पूर्ण बहुमत नहीं आया है और यह अनेक सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना रही है और जिसमें मूल रूप से जो बड़े साझेदार हैं वो नीतीश बाबू की जनता दल यू है और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी है। और जैसा कि पहले से अंदाजा था कि भाजपा इन लोगों को मिला करके सरकार बना लेगी, सो बन चुकी है। मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जो विभागों का बंटवारा हुआ, जो पोर्टफोलियो दिए गए, वो जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो थे वो भाजपा के पास ही हैं और जो पूर्व की जो सरकार थी और उसमें जिन लोगों को जो पोर्टफोलियो मिला था, बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो थे, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालय जिनके पास थे उन्हीं लोगों को दिए गए हैं। और चूंकि कुछ मंत्री चुनाव हार चुके हैं तो उनकी जगह पर जो नए हैवी वेट लोग आए, जिसमें जेपी नड्डा साहब हैं, उनको मजबूत मंत्रालय मिला। गडकरी साहब को जो पहले से मंत्रालय था वही मंत्रालय उनको मिला और क्रमशः अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन लोगों को भी वही मंत्रालय मिला है जो पहले से इनके पास थे। तो मिला जुला करके मंत्रालय में जो टॉप के मंत्रालय हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बात ज़रूर है कि इस बार जो भाजपा के सहयोगी हैं उनकी पूछ बढ़ी है और उनसे पूछ कर ही फैसले लिए जा रहे हैं और लिए जाने चाहिए। और हम लोग ये भी देखें कि कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री महोदय ने की है, जिसको देखने के लिए हम लोग बरसों से तरस गए थे, क्योंकि पिछली सरकार में कैबिनेट की कोई मीटिंग जल्दी होती नहीं थी, क्योंकि निर्णय दो ही लोगों को लेना था और वही दोनों लोग निर्णय लेते थे और जिस विभाग का निर्णय होता था उस विभाग के मंत्री से पूछा तक नहीं जाता था। तो ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी। लेकिन इस बार मोदी साहब की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि उनके मंत्री भी दबाव बनाएंगे जो उनकी पार्टी के हैं और जो दूसरी पार्टियों से हैं वो तो दबाव बनाएंगे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए उनकी मनमानी को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम एक दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं और वो मुद्दा ऐसे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो लगातार जो है सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है और वो मुद्दा है कि फैज़ाबाद सीट जो उत्तर प्रदेश की है, जिसमें अयोध्या भी आती है, उस सीट से भाजपा हार चुकी है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। अब इस पर जो मीडिया में कमेंट्स आ रहे हैं
और लोग लिख रहे हैं कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं तो मक्कार हैं, तो राम के नहीं हुए तो और किसके क्या होंगे, और इस तरह की बातें कह कह के अयोध्या और फैजाबाद को बदनाम किया जा रहा है। और ये एक तरह से अपनी गलतियों को, अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है, क्योंकि जनता जो वोट देती है वो खाना खाकर और पैसे लेकर के वोट नहीं देती है। वो वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचती है कि उनका हित कहाँ है और उनके हितैषी कौन है, और उसी बात को सोच करके वोट देती है। एक विषय तो ये है। दूसरा है कि हमारे देश में जो जातिवाद है उसकी जकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि उससे बाहर कोई नहीं है। और निश्चित तौर पर जातिवाद, कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज भी चुनावों में जो वोट डाला जाता है उसमें जातिवाद का एक अहम रोल होता है। जैसे अयोध्या के लोगों को कहा जा रहा है कि वे हिंदू नहीं हैं, वे गद्दार हैं, हिंदू ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने जो है वो हिंदुत्व को देख करके वोट नहीं दिया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने हिंदुत्व को देख करके वोट नहीं दिया है। अब प्रश्न ये है कि पूरे 5 साल आप जातिवाद कीजिएगा, आप अगड़ा पिछड़ा कीजिएगा, आप दलितवाद कीजिएगा, और आप सोचेंगे और चाहेंगे कि चुनाव के समय जो वोट हो वो हिंदुत्व पर हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि चुनाव से पहले जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये लगे कि ये जातिवाद को ख़त्म करना चाह रहे हैं और हिंदुत्व को आगे लाना चाह रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और आप चाहेंगे कि चुनाव के दिन वो हिंदू बन करके वोट दे, तो क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? आप 5 साल जो बोएंगे वही चीज आप चुनाव के समय काटेंगे, दूसरा नहीं काटेंगे आप। तो इसलिए किसी को दोष देना, अयोध्या वासियों को दोष देना, उन्हें गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें कहना, ये आपका मानसिक दिवालियापन है कि आप मानसिक रूप से कितने कमजोर हो चुके हैं कि आप अपने हार की सही ढंग से समीक्षा भी करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर हम वहां चुनाव क्यों हारे। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग इस चुनाव में की, इसका आभास या इसकी भनक भाजपा को या उनके रणनीतिकारों को नहीं लग पाया। अयोध्या का जो गणित है वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को आजमाया, क्योंकि सपा के जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं वो पासी समाज से आते हैं। पासी समाज अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। फैजाबाद सीट सामान्य सीट है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव जी ने वहाँ से एक हरिजन व्यक्ति को, एक दलित व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया। तो उनका जो कैलकुलेशन था, उनका कैलकुलेशन ये था कि जिस पासी समाज से आते हैं इनकी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। कोई 2 लाख बताते हैं, कोई 5 लाख बताते हैं।
सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक अच्छा खासा वोट उनका है उस समाज का, तो वो वोट उस प्रत्याशी के साथ आ गया। दूसरा, मुस्लिम वोट उनके साथ है ही, और यादव वोट उनके साथ है ही। तो ये जो एक वोट बैंक तैयार हुआ, इसके सामने भाजपा का जो वोट बैंक है वो बिखर गया, वो टिक नहीं पाया, क्योंकि सामान्यतः भाजपा के साथ सवर्ण वर्ग है और पिछड़ी जातियों में कुर्मी उनके साथ है, कुशवाहा उनके साथ है, वैश्य वर्ग उनके साथ है, और कुछ अति पिछड़ी जातियां उनके साथ हैं, दलितों का भी एक छोटा सा वर्ग उनके साथ है। लेकिन इतना होने के बावजूद ये लोग भाजपा की जीत तय नहीं कर पाए। और जातिवाद से इतर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो जनहित के जो मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना, इन सभी में भाजपा ने इन सभी प्रश्नों का कोई काउंटर नहीं किया। इन सभी विषयों पर वे मौन रहे, और ये मौन उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में महंगा पड़ा। इसका उन लोगों को काउंटर करना चाहिए था, एक सुलझा हुआ जवाब उन्हें देना चाहिए था। लेकिन इसके जगह पर वे लोग एक अर्थहीन मुद्दा को लेकर चल रहे थे, जिसमें वे लोग बार बार कह रहे थे कि पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दिया जा रहा है या दे दिया जाएगा, और ये मुद्दा जो है वो मुद्दा बन नहीं पाया। उस मुद्दे पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और जो विपक्ष का मुद्दा था, जो सपा कांग्रेस का मुद्दा था, वो हिट हो गया। और इन्हीं सब कारणों से अयोध्या जो एक भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत सीट थी, फैजाबाद, वहाँ से भी वो चुनाव हार गई। तो इसलिए किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी वर्ग को अगर आप दोष देते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है, और ये सही समीक्षा भी नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी स्थिति को मजबूत करें, जीत हासिल करें, तो उसका ईमानदारी से विश्लेषण करना होगा, और ये मानकर चलना होगा कि जब हम हारे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है, और हम अपने कारणों से ही हारे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी हार के लिए, अपनी पराजय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराता है, तो निश्चित तौर पर वह अपनी नाकामियों को छिपाने का असफल प्रयास करता है। क्योंकि जय अगर आपकी अपनी अच्छे कारणों से हुई है, तो पराजय भी आपके ही गलतियों से हुई है। इसके लिए दूसरे को जिम्मेवार नहीं है। इसे इसका ईमानदारी से विश्लेषण करना है, और ईमानदारी से विश्लेषण करके ही आप आगे एक सफल रणनीति आप बना सकते हैं। तो मैं आज के लिए इन्हीं बातों को आप लोगों के बीच रखकर आप लोगों से विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे विचार पर अपना कमेंट्स देंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। धन्यवाद।